सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हेन वी से मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम लोग कोई इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द होल इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, पूरा इकोनॉमी के बारे में एक साथ स्टडी कर रहे हैं। नाउ इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है, क्लास 12 की सीबीएसई में ये चैप्टर है। हमको पढ़ना है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, व्हाट इज दिस डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, ठीक है, जैसे इंडिया का जो मैप है, तो मैप में जो दिख रहा है वो डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट है। ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है रादर। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर है, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा एरिया होता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर्ड होगा। जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के एडिशन में, ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के एडिशन में, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो दिख रहा है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही। It is definitely a domestic part of domestic territory of India। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो भी दिख रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूडेड है। नंबर 1, द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। किसका किसका बात किया गया है, शिप का बात किया गया और एयरक्राफ्ट का बात किया गया है। ठीक है, शिप जो पानी में चलता है, एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ता है, उसका बात किया गया है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड, एक वर्ड पे फोकस करना, ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आता ही है। डोमेस्टिक टेरिटरी इस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा और क्या इंक्लूड करता है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड। शिप्स को इंक्लूड करता है, एयरक्राफ्ट को इंक्लूड करता है, विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब हर वो इंडिविजुअल, हर वो इंस्टीट्यूशन जो उसी कंट्री में रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसी कंट्री में रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, हमारा इनकम अर्निंग स्कोप भी यहीं से है, हम लोग यहीं से इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो किसी कंट्री को बिलोंग करता है, उसी कंट्री में रहता है और उसी कंट्री से अपना अर्निंग, अपना स्पेंडिंग, अपना इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ करता है। हम लोग कहलाएंगे उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो ऐसा शिप, ऐसा एयरक्राफ्ट जो व्हिच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड, ओन भी हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेट भी हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे मान लो एयर इंडिया का फ्लाइट है, एयर इंडिया का प्लेन है, नाउ ये सर्विस दे रहा है सिंगापुर और जापान में। ठीक है, ये सर्विस दे रहा है, सपोज इंडिया से सिंगापुर जाता है, ठीक है, और रशिया जाता है, तो एयर इंडिया का फ्लाइट है, सर्विस बहुत जगह दे रहा है। ठीक है, सर्विस ही बहुत जगह दे रहा है, बहुत सारा कंट्री में सर्विस दे रहा है। तो ये शिप और ये फिर ये जो एयरक्राफ्ट है, ये बिलोंग्स टू इंडिया बिकॉज दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर कंट्री। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर कंट्री। तो वो जो शिप या फिर जो एयरक्राफ्ट विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री, ऐसा शिप, ऐसा एयरक्राफ्ट विच इज ओन्ड मतलब खुद का है, ऑपरेटेड मतलब वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है फिशिंग वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है शिप। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। रिग्स क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता है। बहुत बार समुद्र में क्या होता है, सी में क्या होता है, वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, सपोज ये इंडिया का अगर मैप है तो यहाँ पे एक बेस लाइन होता है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है, पानी में भी इंडिया है। ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया और उसके बाद फर्दर 188 नॉटिकल माइल्स कुछ कुछ डेजिग्नेटेड पार्ट्स इंडिया है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया कवर्ड है पानी में भी। तो ये जो पानी में इंडिया कवर्ड है 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल
वाटर्स, ठीक है, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। तीसरा होता है एम्बसीज या फिर कंसुलेट्स। नाउ एम्बसीज या कंसुलेट्स क्या होता है, जब भी हम लोग कोई दूसरा कंट्री में जाते हैं ना तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो हर कंट्री का दूसरे कंट्री में एम्बसी होता है। जैसे इंडियन एम्बसी होगा यूके में, इंडियन एम्बसी होगा ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन एम्बसी होगा यूएस में, ठीक है। वैसे दूसरे कंट्री का भी एम्बसी हमारे इंडिया में है। तो ये जो एम्बसीज होते हैं, कंसुलेट्स भी एम्बसी का ही पार्ट होता है, जो लोगों को अपने देश के लोगों को दूसरे कंट्री में हेल्प करता है। जैसे इंडियन एम्बसी यूएस में जो है, वो इंडियन लोगों को, जब इंडियन लोग यूएस जाएंगे, हमारे जैसे लोग जब यूएस जाएंगे तो उनको हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करने में हेल्प करेगा। कोई पासपोर्ट या वीजा रिलेटेड इशू रहेगा तो वो लोग को एम्बसी जाना पड़ेगा, ठीक है। एम्बसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, क्या क्या बोला, एम्बसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है, ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो तीन चीज याद कर लो, एम्बसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है। जो अब्रॉड में शिफ्टेड है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। जैसे देखो, इंडियन एम्बसी इन जापान इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ही जापानीज एम्बसी इन इंडिया इज नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Indian embassy in Russia is a domestic territory of India, but Russian embassy in India is not a domestic territory of India, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता इसमें, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जैसा भी बताया, दूसरे कंट्री का जो एम्बेसीज, कंसुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो इंक्लूडेड नहीं होता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बांग्लादेशी एम्बेसी है इंडिया में, बांग्लादेशी एम्बेसी है, तो वो जो बांग्लादेशी एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। बट बांग्लादेश में जो इंडियन एम्बेसी है वो डेफिनेटली डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनका ऑफिस लोकेटेड है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कंट्री में लोकेटेड है, तो ये जो यूएनओ का ऑफिस है, ये जो WHO का ऑफिस है, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में खाली पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं होता है, उसमें और क्या क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और more कंट्रीज, फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters, जहां उनके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, मतलब उनके पास हक है, राइट है कि वो वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं, वहां पे फिशरीज का काम कर सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है। एम्बसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। एम्बसीज, कंसुलेट्स का काम क्या होता है, जब हम लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां पे इंडियन एम्बेसी होता है, वो हम लोग को हेल्प करता है, वीजा रिलेटेड इशू रहेगा, कम्युनिकेशन बैरियर रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम लोग को एम्बेसी को जो हम लोग को कांटेक्ट करना पड़ता है। वैसे इंडिया में भी बहुत सारे कंट्री का एम्बेसी है, तो इंडिया में जो जापानीज एम्बेसी है, जो रशियन एम्बेसी है, जो यूएस एम्बेसी है, जो यूके एम्बेसी है, वो डेफिनेटली डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यूएस में या फिर यूके में जो इंडियन एम्बेसी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, एम्बेसीज इंक्लूड नहीं करता है, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री का जो एम्बेसी होगा, जो कंसुलेट्स होगा या फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होगा, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपना ऑफिसेस या फिर ब्रांचेस सेटअप कर रखा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो लोग ऑपरेट करते हैं, जो लोग वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं, दैट इज यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अगर मान लो इंडिया में यूएनओ का कोई ऑफिस है, WHO का कोई ऑफिस है, ठीक है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं कहलाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।